हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट कांग्रेस ने दिया था, तो इस बार क्या मैजिक कर पाएंगे? नहीं, देखिए, हम लोग सत्ता में नहीं रहे हैं, 24 साल हो गए हैं, पर जिस मुद्दों पर हम लड़ाई इस चुनाव में उतरे हैं, किसान के मुद्दे हैं, पिछड़े वर्गों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के जो चिंता है, युवा बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और बीजेडी के बीच में तो कोई अंतर नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, दो पहलू हैं। तो असली लड़ाई इस चुनाव में उड़ीसा में कांग्रेस बनाम बीजेडी बीजेपी, उनका तो एक गठबंधन है। हालांकि वो गठबंधन औपचारिक तौर से नहीं हुआ है, पर ये अनौपचारिक तौर से तो गठबंधन ही है, क्योंकि पिछले 10 साल से अगर आप देखें, मोदी सरकार की हर नीति का समर्थन इन्होंने दिया है, हर नीति का, हर विधायक जो आया, हर कानून जो बनाया, उसका इन्होंने समर्थन दिया। किसान विरोधी कानून, आदिवासी विरोधी कानून, जो पर्यावरण के सुरक्षा के लिए और वन सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए थे कांग्रेस के कार्यकाल में, उसमें संशोधन लाने के लिए जो बिल लाए गए थे, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन, इन सब सारे कानून, लेबर कोड जो लाया गया था जो श्रमिकों के खिलाफ है, इनके खिलाफ तो कोई आवाज नहीं उठाई बीजेडी ने। तो बिल्कुल साफ हो गया कि दिल्ली में आप हम समर्थन करेंगे और यहाँ एक फ्रेंडली लड़ाई लड़ेंगे। यही तो चल रहा है बीजेपी और बीजेडी के बीच में। सर, आपने कहा एम्प्लॉयमेंट, फार्मर और भी बहुत सारे बेसिक मुद्दों पे आपने बात की, लेकिन वहाँ बीजेपी एक राम मंदिर की बात करती है और बीजेडी पूरी परिक्रमा हम बार बार कह रहे हैं कि हम राम के पुजारी हैं, हम राम के व्यापारी नहीं। राम भक्ति हमारे समाज में है, हर एक भारतवासी के मन में, दिल में राम बसा हुआ है। पर जो 22 जनवरी का समारोह था वो एक राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के आत्मगौरव के लिए वो समारोह था। तो इसीलिए हम नहीं गए 22 जनवरी के समारोह में। इसका माने नहीं है कि हम तो राम पुजारी हैं, असली राम पुजारी हम हैं, पर धर्म का राजनीतिकरण के खिलाफ हम हैं। हम एक बहुधार्मिक देश हैं, धार्मिक समाज है, धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे संविधान का मूल सिद्धांत ही सर्वधर्म समभाव है। किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो संवैधानिक प्रावधान है उसको पूरी तरीके से लागू होना जरूरी है। सर, मोदी जी ने रिसेंटली फर्स्ट फेज जब यहाँ चालू हुआ था उससे पहले एक रोड शो किया था और आने वाले में भी कुछ शेड्यूल है, तो कैसे देखते हैं? वो करते रहेंगे, पर बिल्कुल साफ हो गया है लोकसभा के चुनाव में वो तो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी 4 तारीख को उनको अलविदा कहेंगे, पद छोड़ेंगे वो, क्योंकि उनको जनादेश मिलने वाला नहीं है। 379 सीटों में चुनाव हो चुके हैं 4 चरणों में। ऐसा देखा जाए 2 चरणों के बाद ही साफ हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में बीजेपी हाफ। 2019 में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन था, वो बिल्कुल दोहरा नहीं पाएंगे, बिल्कुल दोहरा ना। तेलंगाना और कर्नाटक में भी हमारी सरकारें हैं और जो मैं कह रहा हूं ना, जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत नकारात्मक प्रचार अपना रहे हैं, वो ध्रुवीकरण की भाषा अपना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, क्या क्या बातें कर रहे हैं। असली बातों से तो भाग रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं की असुरक्षता, उस पर तो वो चुप है। चीन से जो हमारा मुकाबला हो, चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके बारे में 19 जून 2020 को उन्होंने कह दिया कोई बाहर से नहीं आया है और कोई हमारे जमीन पर बैठा नहीं है। तो असली मुद्दों पर वो बोलने वाले नहीं है, पर ध्यान हटाना चाहते हैं जो असली मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। कोई इस चुनाव में कोई लहर नहीं है, बिल्कुल कोई लहर नहीं है। लहर है नाराजगी की लहर। चुपचाप तरीके से लोग वोट कर रहे हैं और परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए। सर, जहां आप कह रहे हैं कि 2 फेज में ही सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना पाएगी, वो डे ड्रीमिंग कर रही है। बिल्कुल नहीं। 4 तारीख को आप देखिएगा क्या होता है। 2004 में जो यही तो बात हो रही थी, 2004 में इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। भीष्म पितामह हमारे प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ हार गई है, मध्य प्रदेश हार गई है, राजस्थान हार गई है, सरकार नहीं बना पाएगी। किसकी सरकार बनी 2004 में? तो 20 साल बाद यही इतिहास दोहराया जाएगा, ये देखिए। और प्रधानमंत्री बिल्कुल अभी तो ये आउटगोइंग प्रधानमंत्री है और उनकी भाषा से पता चल जाता है। उनको चेहरा देखिए और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भोकलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशानी में है।
उड़ीसा मिनरल रिच भी है, फॉरेस्ट भी बहुत समृद्ध है, बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भी है, लेकिन उस हिसाब से वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ कुछ सालों में। ये बिल्कुल सही है कि पिछले 20 सालों में तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो शासन होना चाहिए था, सुशासन, जो वादे किए गए थे वो पूरे तरीके से वो तोड़ा गया। यहाँ तो घोटाले ही घोटाले हुए हैं, कुछ चुने हुए पूंजीपतियों को फायदा मिला है। अगर आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 10 सालों में, और यही उड़ीसा का भी हालत है, 21 पूंजीपतियों को इतना ही धन इकट्ठा हो चुका है जो 70 करोड़ भारतवासियों में है। और उड़ीसा में यही हो रहा है कि जो माइनिंग वेल्थ, मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो किसके फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ की युवाओं के लिए नहीं। हर एक 3 युवाओं से 1 युवा बाहर जाता है, राज्य के बाहर जाता है रोजगार ढूंढने में। यहाँ तो रोजगार नहीं है, यहाँ गरीबी ही गरीबी है। जो कानून बनाए गए थे किसान के हित के लिए, आदिवासियों के हित के लिए, पिछड़े वर्गों के हित के लिए, वो सही तरीके से तो लागू नहीं कर पाया है। और बिल्कुल पब्लिसिटी, यहाँ दिल्ली में पब्लिसिटी और भुवनेश्वर में भी वही पब्लिसिटी। सर, जैसे पीएम मोदी एक गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी, वैसे ही यहाँ पे 24 गारंटी अभी कहाँ कह रहे हैं मुझे, कहाँ कह रहे हैं? प्रधानमंत्री की गारंटी की शब्द तो भूल ही गए, वो कहाँ कह रहे हैं? पहले तो अपने 56 इंच की छाती थपथपा कर कहते थे ये मोदी की गारंटी है। वो मोदी की गारंटी का क्या हो गया? भूल ही गए। अभी और क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए, विभाजन की भाषा, ध्रुवीकरण की भाषा, वो गारंटी भूल गए। असली बात तो ये है कि पहली बार गारंटी का शब्द कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल किया था, बाद में तेलंगाना में, हिमाचल में, और अभी तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में ये गारंटियां लागू हो रही हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री चिंतित है। जब पहले हमने गारंटी कहा था, वो हंसी मजाक उन्होंने क्या, अरे ये क्या गारंटी देंगे, अभी तो मोदी की गारंटी बोल रहे हैं, और वो भी अभी भूल गए, मोदी की गारंटी भी भूल गए। अभी टेम्पो की बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी की काले धन की बात कर रहे हैं, 2 भैंस और 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगा उसकी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। क्या भाषा? ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ये भाषा है ऐसे व्यक्ति की जो जान गया है कि उसका समय हो चुका है और अभी प्रधानमंत्री नहीं रहने वाला है 4 तारीख के बाद। सर, जैसे मोदी जी की गारंटी की बात होती है, वैसे नवीन जी ने इस बार मैनिफेस्टो के साथ 24 गारंटी दी है। नवीन की गारंटी, नवीन की गारंटी चुप्पी। एक ही गारंटी है यहाँ के मुख्यमंत्री का, वो है चुप्पी। वो बोलते तो कुछ है नहीं, और दिल्ली में तो पूरा समर्थन देते हैं बीजेपी को, और यहाँ ऐसा दिखाते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। असली बात तो ये है कि बीजेपी और बीजेडी एक मिली भगत है। ये तो अनौपचारिक तौर से ये गठबंधन है इनका, और ये सब दिखावा है। ये सब एक माहौल पैदा करते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। अरे बीजेडी ने एक बीजेपी सांसद को जितवाया और वो मंत्री बने नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। ये कैसे हो सकता है? क्या वो बीजेडी के एमपी बनेंगे या बीजेपी के? ऐसा क्या बीजेडी ने बीजेपी एमपी को बनाया? कमाल की बात है। सर, बीजेडी का 5T वाला जो स्लोगन है, क्या? अरे यार, ये अच्छे, ये T, 5T, 4S, 3C, 5E, ये सब ये बच्चों वाली बात है। ये हमें 6ठी या 7वीं कक्षा में हम लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते थे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को कहना 5T, 4C, 3D, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री की भाषा में कहूंगा कि उनके पास सिर्फ 3D है, डिस्टॉर्ट, डाइवर्ट, डिफेम, यानी कि ध्यान हटाओ, तोड़ मरोड़ करो और बदनाम करो। यही उनकी भाषा है। इसके अलावा और कुछ जानते नहीं है। और ये हमारे प्रधानमंत्री एक अनोखे व्यक्ति हैं, वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। असत्य में व जयते का सिद्धांत पर ही वो हुकूमत करते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों ने हुकूमत की हमारे देश पर डिवाइड एंड रूल। हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, ब्लफ एंड रूल, यानी कि झूठ बोलो और हुकूमत करो, शासन करो झूठ बोलकर।